देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं जो जिसे बनाता है वो उसको खत्म करने का भी एक वक्त तय करता है। जो जन्म लेता है वो मरता है, जो आगे बढ़ता है वो कभी पीछे भी जाता है। आज वही स्थिति देखने को मिल रही है। जिस नरेंद्र मोदी को आरएसएस ने गढ़ा था, बनाया था, अब वही आरएसएस उन्हें निपटाने जा रहा है। जी हां, आज ये हालात पैदा हो गए हैं। नरेंद्र मोदी क्या थे? नरेंद्र मोदी कहां से आए? नरेंद्र मोदी कौन है? यदि हम इसको खंगालेंगे तो चाहे गुजरात से लेके चंडीगढ़ हो, चाहे चंडीगढ़ से लेके दिल्ली हो, चाहे दिल्ली से लेके फिर गुजरात, इस पूरे सफर के दौरान नरेंद्र मोदी को जो तैयार किया, जो उनके चेहरे को बनाया, जो उनकी स्थितियां बनाई, वो सब आरएसएस ने। वो अपना घर जब छोड़ के आए आरएसएस में, उसके बाद से उनको कैसे कैसे गढ़ा गया, तमाम कहानियों के सहारे, तमाम दूसरी तरीके से ऐसे प्रस्तुत किया गया कि एक महामानव पेश किया जा रहा है। एक हिंदुत्व का कट्टर चेहरा बनाया गया और उसके लिए तमाम वो नरसंहार हुए जिनकी हम उम्मीद नहीं कर सकते थे, जो हमारे लिए एक कलंक है। और उन सब के बाद में जब उनको दिल्ली में गद्दी सौंपी गई, तो उसके बाद में जिस तरीके से उनको प्रचारित किया गया, जिस तरीके से उन्हें दिल्ली लाया गया, और जीतने के बाद जब वो पहुंचे तो संसद भवन में उन्होंने जब मत्था टेका तो लगा कि कोई महामानव आ गया। इस तरह से प्रस्तुत किया गया। पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी, उसके एक एक भाग सब लगे थे उसे प्रचार करने में आगे बढ़े कि आया है कोई ऐसा प्रधानमंत्री जो ये कर रहा है, बदल रहा है। लेकिन होता क्या है, आते आते वो आगे बढ़ता है, 282 से 303 पे आ जाता है और फिर 303 से 240 पे आ जाता है, 42 पे। तो आप समझिए कि जिस व्यक्ति को इस तरह से बढ़ाया गया था, जिसका चेहरा मोहरा सब कुछ गढ़ा गया था और जिसने बनाया था, आज वही खत्म करने लग जाए तो सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसा है क्यों? वजह समझनी पड़ेगी। जब 1925 में आरएसएस बनाई गई थी तो कुछ एजेंडों के साथ बनाई गई थी। वो एजेंडे थे एक कट्टर हिंदुत्व के, वो एजेंडे थे नफरत के, वो एजेंडे थे, और उन एजेंडों पर पूरी गणित तय थी। सत्ता की चाबी आरएसएस के पास रहनी थी, लेकिन मुखौटे कुछ और होने थे, और वही चला, लंबे लंबे वक्त तक चला। चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे सावरकर हो, चाहे कोई हो, आडवाणी हो या जोशी हो, जब सबके समय में ये चला, फिर अचानक ये क्या हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी भी 6 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। उस समय समस्या नहीं है। समस्या कब खड़ी हुई? समस्या खड़ी होती है नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल से, जहां उन्हें लगने लगता है अब तो मैं ही मैं हूं और हम खत्म, संगठन खत्म, अब सब मोदी की गारंटी है, भाजपा की गारंटी नहीं। अब मोदी ही सब कुछ। तो मोदी संगठन से बड़ा हो गया, मोदी आरएसएस से बड़ा हो गया, और यह बात आरएसएस कैसे बर्दाश्त कर सकता है? जिसने अपनी कोख से जन्म दिया हो, जिसके लिए सब कुछ बनाया हो,
वो कैसे बर्दाश्त करेगा? तो आज वो हालात हो रहे हैं, और वो हालात इसलिए क्योंकि जिन बातों को लेकर के चलते थे आज उन्हीं का पालन नहीं हो रहा है। यदि आप इस पे कहेंगे क्या है, तो सबसे बड़ी बात कि परिवारवाद की बात करी जाती थी कि परिवारवाद क्या है, और जब परिवारवाद का विरोध किया जाता था उसके बेस पर खड़े थे, तो आज क्या हो रहा है? आज चाहे एच.डी. कुमारस्वामी हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे रामनाथ ठाकुर हो, चाहे राव इंद्रजीत हो, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे राम मोहन नायडू हो, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे किरण रिजिजू हो, चाहे जेपी नड्डा हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे कीर्तिवर्धन सिंह हो, चाहे प्रिया पटेल हो, इतने सारे लोग नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में, ये 20 लोग नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में परिवारवाद का प्रतीक, और जब परिवारवाद का प्रतीक हो तो फिर क्या कहेगा आरएसएस? आरएसएस क्या कहेगा जब उसके अपने लोगों को इग्नोर किया जा रहा हो, और जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यह कह रहा हो कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है? तो जब जरूरत ही नहीं है, बेटा ही अपने बाप को डिसोन कर दे तो क्या कहेंगे? बिल्कुल यही चीज, यह चीज इसलिए है कि आपको यह देखना होगा कि जब नरेंद्र मोदी संसद में पहली बार आए, मत्था टेका, तो उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के भी मत्था टेका था और आंखों से आंसू बहाते हुए कहा था कि आप मेरे गुरु हैं, आपने मुझे बनाया है। और फिर कहां चले गए लाल कृष्ण आडवाणी? पूरे देश ने देख लिया। आज उनको कोई पूछने वाला नहीं, यदा कदा किसी उसमें इवेंट टाइप में नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपको सम्मान दे दिया, वो दे दिया, खत्म, आगे आप घर से मत निकलिए। राम मंदिर भी आपको जाने का हक नहीं है प्रतिष्ठा में, भले ही आपने उसका आंदोलन किया हो, आपके ही कारण बवाल हुआ हो, सब कुछ हुआ हो। तो यह स्थिति है, वही स्थिति आरएसएस के साथ हो रही, जोशी के साथ भी यही हुई। उन्हीं जोशी के साथ जिनके साथ में झंडा फहराने लाल चौक पे गए थे नरेंद्र मोदी, उनके पीछे पीछे और आगे थे जोशी। और वो मुरली मनोहर जोशी आज किस स्थिति में है, किसी से छिपा नहीं, और जब छिपा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि क्या है। तो आज आपको यह देखना है कि वो दोनों मार्गदर्शक मंडल में चले गए, तो आगे अब कौन जाएगा? तो आगे की तैयारी आरएसएस ने कर दी, और अब आप भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके मीनू में जाके आप देखेंगे मार्गदर्शक मंडल, तो आपको दिखाई देगा कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के बाद में जो तीसरा और चौथा नाम है, वो नाम है नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह का। यानी उनको निपटा करके मार्गदर्शक मंडल में डालने का फैसला आरएसएस ने कर लिया, और वह चीज वेबसाइट पे आ गई है, जमीनी हकीकत पे भी लाने का अब उनका काम है। इसीलिए आरएसएस के 2 दिवसीय सत्र में मोहन भागवत ने बहुत सारे संदेश दे दिए। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से मणिपुर बिल्कुल शांत था, सुकून था, और उस मणिपुर में पिछले 1 साल से जल रहा है, वहां जो घटनाएं हो रही हैं वो शर्मनाक है। उनको गंभीरता से लेने की जरूरत है, उनके लिए करने की जरूरत है, उसे रोकने की जरूरत है। तो जब यह बात वो कहते हैं तो किसको संदेश देते हैं? वो डबल इंजन की सरकार जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, उसको वो संदेश देते हैं। वो संदेश देते हैं जिसको, जहां पर नरेंद्र मोदी
जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं अब तक। पिछले जब से वहां पर विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद से नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। और नतीजा क्या हुआ कि वहां के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया और कांग्रेस को स्वीकार कर लिया। वहां के दोनों सांसद कांग्रेस पार्टी से चुने गए, क्योंकि राहुल गांधी ने वहां शांति स्थापित करने के लिए प्रयास किया। उस मौके पर गए, जलते हुए मणिपुर में गए, शांत कराने की कोशिश की। उन्होंने अपनी दूसरी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी वहीं से शुरू की। तो राहुल गांधी ने जोड़ने का, शांति का प्रयास किया, लेकिन जिसे करना था, जो सत्ता में था, जो जिम्मेदार था, उसने कुछ नहीं किया। इससे आप समझ सकते हैं किसको संदेश दिया है मोहन भागवत ने। आरएसएस प्रमुख ने एक और संदेश दिया कि सेवक को अभिमान नहीं होना चाहिए और सेवक को कभी भी जो है सेवा के भाव में ही रहना चाहिए। तो जिसे अभिमान नहीं होना चाहिए, जिसे सेवा करनी चाहिए, वो सेवक जब मालिक बनने लगे और झूठे वायदे करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। इसके भी उदाहरण मौजूद हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पिछले अपने शासनकाल में वायदे किए हैं, वो वायदे अपने आप में, चाहे 2022 में सबको पक्का घर देने का हो, किसानों की आमदनी दोगुनी करने का हो, काला धन वापस लाने का हो, 2022 तक गंगा को निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा बना देने का हो, चाहे 5 ट्रिलियन जो है डॉलर की अर्थव्यवस्था बना देने का हो 2022 तक, और जहां हर खाते में 15 लाख रुपए लाने की बात हो, और जहां 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, जहां 24 घंटे सस्ती बिजली देने की बात हो, और जहां हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, जहां बुलेट ट्रेन देने की बात हो, वहां क्या हो रहा है? क्या इनमें से एक भी वायदा पूरा हुआ है? नहीं हुआ है। 370 अनुच्छेद खत्म करने के नाम पर, हालांकि खत्म नहीं हुआ है, उसके कुछ क्लॉज हटे हैं, तो उसको खत्म करने के नाम पे जिस तरीके से पूरा एक ड्रामा बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद न कश्मीर सुरक्षित है, न कश्मीरी पंडित सुरक्षित है, न वहां गए प्रवासी सुरक्षित है। तो आप समझिए कि आपने कश्मीर को क्या बना दिया। ऐसी स्थिति में कश्मीर ने रिजेक्ट किया है। जो आज की स्थिति है, जो अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं, यदि इसी आधार पर वोटिंग होती है, तो वहां के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अधिकतम 28-29 सीटें पाएगी, और इंडिया अलायंस जो है वो 45 सीट के करीब पाने की स्थिति में। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। इसलिए यह समझ में आ रहा है। इसके अलावा आदिवासियों पर बड़े समय से काम करता आया है आरएसएस, वनवासी कल्याण के नाम पर, और उसके नाम पर वोट बैंक एक तैयार करने की पूरी की गई, धर्म के नाम पर बदला गया, आदिवासियों को यह समझाया गया कि आप तो हिंदू थे, आपको कन्वर्ट किया गया है, जो भी कुछ है। तो धीरे धीरे उनमें जो दो फाड़ किए गए, उनको बांटा गया। उसका नतीजा है कि भारतीय जनता पार्टी का वहां कमल खिला। लेकिन कमल खिलने के बाद हालात क्या होते हैं, मणिपुर का बता ही चुका हूं, वो आदिवासी बेल्ट ही है, और यही ट्राइबल बेल्ट जो है छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। तो उसी छत्तीसगढ़ में आज क्या हो रहा है, उस छत्तीसगढ़ में भी आग लगा दी गई है, और वहां पर भी हालात बद से बदतर हो गए। आरएसएस उसे संभालने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर वह बूता नहीं है। नरेंद्र मोदी और उनकी डबल इंजन की सरकार एक गूंगे बहरी सरकार की तरीके से खड़ी हुई है, अंधी सरकार की तरह खड़ी हुई है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जब ये हालात हो, तो निश्चित रूप से आरएसएस को
एक अपना चेहरा बताना होता है और उसे अपना चेहरा बचाना है, इसलिए अब वो नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला कर रहा है। और जिस आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को बनाया था, वही अब उनके चेहरे को सामने लाके एक्सरे दिखा के उन्हें खत्म करने पे लग गया है। तो आज नरेंद्र मोदी के सामने कुआं है, पीछे खाई है वाली हालत है, क्योंकि अब ये गठबंधन की सरकार है, ये एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार नहीं है। जो बार बार मैं बोला करते थे, अब वो मैं बोलने की उनके अंदर हिम्मत नहीं है। अब वो हम बोलेंगे, एनडीए बोलेंगे। और यही वजह है कि उन्होंने जब अभी पीछे भाषण दिया तो अपने भाषण में 19 बार एनडीए का जिक्र किया, एनडीए का। तो यानी अब उनकी हैसियत यह हो गई, तो अब उनका डर कायम है और उस पर जो आरएसएस है, बीजेपी का जो मात्र संगठन है, उसने अपना खेल करना शुरू कर दिया है। वहां के निर्देश अब पास हो रहे हैं, समझ में आ रहा है। इसलिए आरएसएस की अगली तैयारी नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में डाल देने की है, उनका साथ देने के कारण राजनाथ सिंह को भी वहीं पहुंचा देने की है। और यह बात भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट से स्पष्ट हो जाती है। bjp.org में आप जाइए, मार्गदर्शक मंडल को चेक कीजिए, उनकी फोटो, उनका नाम पड़ चुका है। तो अब उनका निपटना तय। जय